नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। की शुरुआत करते हैं। कला संस्कृति के संवर्धन केंद्र भारत तेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ की स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण भवन एवं 2 प्रेक्षागृहों का 22 करोड़ से अधिक की लागत से हुए जीर्णोद्धार कार्य के लोकार्पण एवं कलाविदों पूर्व छात्राओं के सम्मान रंगवेद पत्रिका के विमोचन के साथ ही स्वर्ण जयंती नाट्य समारोह के शुभारंभ के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत कर कार्यक्रम को संबोधित किया। भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में राज्यसभा के माननीय सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, भारतेंदु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी जी, कुलपति भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय प्रोफेसर मांडवी सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के सलाहकार श्री अवनीश कुमार अवस्थी जी, अपर मुख्य सचिव संस्कृति विभाग समृत अभिजात जी, निदेशक विपिन कुमार जी, भारतेंदु नाट्य अकादमी इस अकादमी से जुड़े हुए पूर्व छात्र, प्रमुख रंगकर्मी और अन्य सभी उपस्थित सम्मानित महानुभाव, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अकादमी को 50 वर्ष की शानदार यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूं। आनंद मठ पर आधारित अभी आप लोगों ने जो प्रस्तुति यहां पर इस समारोह के अवसर पर की है, मैं उन सभी कलाकारों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में ये जो मंचन यहां पे था, हम लोग बचपन में सुनते थे कि रंगमंच इस समाज का दर्पण होता है और वह समाज की दिशा तय करती है। ये सच है कि रंगमंच जहां और रंगमंच वही है जहां पर भावनाएं शब्द बनती हैं और वह शब्द अभिनय बनते हैं और यही अभिनय जनचेतना बनकर के समाज को एक नई दिशा देता है। जैसे आनंद मठ के वंदे मातरम गीत के माध्यम से आपने देखा होगा, यानी वह गीत अपने आप में यह कहने के लिए पर्याप्त है कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है, स्वराज का महत्व क्या है, पराधीनता क्या होती है। बंगाल के सकाल को विदेशी हुकूमत ने कितने हल्केपन से लिया था। लोग भूखों मर रहे हैं,
स्पेनिश फ्लू का शिकार हो रहे हैं, लेकिन अंग्रेज सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रहा था। मैं कल 1921 की जनगणना के आंकड़ों को देख रहा था। ये आंकड़े रोंगटे खड़े करने वाले थे। यानी वह दशक ऐसा था जब भारत की आबादी बढ़ने की बजाय घटी। एक अनुमान के अनुसार उस अकाल में और स्पेनिश फ्लू के कारण 3 करोड़ से अधिक लोग मरे थे। याद करिए, 30 करोड़ की आबादी भारत की थी और 30 करोड़ में से 30 करोड़ से भी कम की आबादी थी, उनमें से 3 करोड़ यानी 10% से ज्यादा लोग उस अकाल की चपेट में आ गए थे। बृहत्तर भारत। लेकिन विदेशी हुकूमत के कानों में जूं नहीं रेंग रहा था। वह तब भी लगान ले रहा था, लूट कर रहा था और व्यापक अत्याचार का शिकार यहां के नागरिकों को बना रहा था। और ठीक इसके विपरीत आपको कोरोना जैसी महामारी के दौरान देखना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी पूरी दुनिया इसकी चपेट में आई थी और उस दौरान दुनिया के देशों में, भारत में भी लॉकडाउन लगा, किसी प्रकार से अपने लोगों को बचाया जाए, क्योंकि बीमारी में संक्रमण था। और उससे बचाव करने के लिए अनेक प्रयास प्रारंभ हुए। याद करिए, प्रवासी कामगार और श्रमिक अपने घरों की तरफ आए, हम लोग खड़े हुए, हम लोगों ने वाहन लगाए, उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजा, उनके लिए भोजन की व्यवस्था की, फिर उनके घर तक पहुंचा करके 1 महीने का राशन भी उनके तक पहुंचाने के साथ ही उन्हें परमानेंट राशन कार्ड भी उपलब्ध करवाया। अपनी सरकार होती है, सरकार में संवेदना होती है, तो सरकार फ्रंट फुट पर आकर के बीमारी से लड़ती है। और बीमारी से लड़ती ही नहीं है, बल्कि लड़ते लड़ते उस बीमारी को भगा भी देती है। आपने कोरोना में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा विकसित कराए गए उनके मार्गदर्शन में 2 वैक्सीन दुनिया के लिए एक नजीर है कि कैसे सरकार जब संवेदनाओं से भरपूर होती है तो अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करती है। जब विदेशी हुकूमत होती है, संवेदन शून्य सरकार होती है, तो वही दृश्य हम सबके सामने होता है जो आनंद मठ की इस बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के इस उपन्यास के माध्यम से हमें तत्कालीन भारत में विदेशी हुकूमत में एक संवेदन शून्य सरकार की संवेदनहीनता के, वह उपन्यास रचा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बंगाल के अकाल को लेकर, बंगाल की इस व्यापक त्रासदी को लेकर। और उसके उपरांत जिस प्रकार की त्रासदी अलग अलग कालखंड में देश को झेलने को मिल रहे थे, कोई प्रयास सरकार के स्तर पर नहीं हो रहे थे। यानी अकाल में तो बंगाल के अंदर क्या स्थितियां थी और कैसे वहां के लोगों में क्या स्थिति बीतती थी। जमींदार भी अपना घर छोड़ करके जा रहा है और क्या स्थिति उस परिवार के सामने रही होगी। सामान्य नागरिकों की स्थिति का कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। लेकिन उस भावना को अभिनय के रंगमंच ने अभिव्यक्ति दी और वह देश को न केवल राष्ट्रभक्ति के
अपने एक नए ओज के साथ जोड़ने में सफल हुआ, बल्कि वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत भी बन गया। और यह वर्ष तो वंदे मातरम का 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर समारोह हो रहा है। स्वाभाविक रूप से वंदे मातरम का जो ये प्रस्तुति है, यह भारतेंदु नाटक अकादमी को हर एक स्तर पर, हर जनपद में इसके कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, हर स्कूल कॉलेजेस में करने चाहिए और संस्कृति विभाग को ने इसके लिए धनराशि उपलब्ध करवानी चाहिए। यह 15 मिनट का नहीं, कम से कम 2 घंटे का यह प्रस्तुति होनी चाहिए और बेहतरीन तरीके से वंदे मातरम के साथ इसका समापन होना चाहिए। याद रखना, जब मंचन के स्तर पर और मंचन हो उस समय खड़े होने की आवश्यकता नहीं, आप प्रारंभ में या अंत में अलग से उसका गायन करवाइए, लेकिन मंचन के दौरान लोग उसके बारे में देखें, उस क्रूरता के बारे में, उस त्रासदी के बारे में लोगों को एहसास कराने की आवश्यकता है। हमारी समस्या क्या है? हम अपने नायकों को सम्मान देने में परहेज करते हैं और यही कारण है कि एक समय हमारे संस्थानों पर ऐसे लोगों का कब्जा हो गया था जो पेशेवर गुंडे और माफिया को हीरो के रूप में, नायक के रूप में प्रस्तुत करते थे और जो समाज के सही नायक हैं उन्हें समाज के सामने खलनायक के रूप में प्रस्तुत करने की जो प्रवृत्ति थी, उसका परिणाम था कि समाज में उसी प्रकार के चरित्र सामने आते हुए दिखाई दिए। भाई जैसा परोसेंगे लोग उसको उसी रूप में स्वीकार करेंगे। आज जब सिनेमा अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, रंगमंच अच्छा प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा है, तो समाज भी उस अच्छाई को उसी रूप में लेती है। और भारतीय समाज क्या चाहता है? अगर समाज की उन संवेदनाओं को देखना है तो हमें देखना होगा कि अब तक का दुनिया का सबसे लोकप्रिय सीरियल कोई हुआ है तो रामायण हुआ है। रामायण हुआ है, उसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है। यह भारतीय समाज है, अपनी परंपरा को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को सम्मान देना जानता है। अभी मुझे परसों वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य, जो मध्य प्रदेश सरकार की संस्कृति विभाग के द्वारा बनाया गया एक महानाट्य है, लगभग 2 घंटे का है, उसको देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। हजारों की भीड़ थी और बहुत जोरदार प्रस्तुति थी। और हमें सचमुच जो संवाद हो, जो संगीत हो, वह प्रभावी बनाने चाहिए, बहुत प्रभावी। शब्दों का चयन, वाक्य विन्यास इतना प्रभावी हो कि हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और सब कुछ हमारे पास है। इन नायकों को कौन ढूंढेगा? अगर आप लखनऊ की बात करते हैं, रामायण महाभारत ये भारत की दिनचर्या का, भारत के जीवन का एक हिस्सा है, हमारी सांस्कृतिक प्रवाह का एक हिस्सा है, भारतीय संस्कृति के एक पार्ट है। हर भारतीय परिवार इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाता था। उससे इतर नहीं था, उससे इतर कभी नहीं था। लेकिन अन्य नायकों को हम भूल गए। अगर स्कूल कॉलेजेस में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मंचन हो, स्कूल कॉलेजेस में या इस प्रकार के कार्यक्रमों के माध्यम से हम बच्चों के मन में महाराज सुहेलदेव की प्रस्तुति को नाटक श्रृंखला के माध्यम से प्रस्तुत करें। 1000 वर्ष पहले जो शौर्य और जो पराक्रम महाराज सुहेलदेव ने दिखाया था और एक विदेशी आक्रांता
जिसने सोमनाथ के मंदिर को बार बार तोड़ा, बार बार अपमानित किया, बार बार लूटा भारत को, उसको जिस महापराक्रमी सम्राट महाराज सुहेलदेव ने रोका ही नहीं, बल्कि उसको जिस निर्ममता के साथ मारा था, 150 वर्षों तक भारत में कोई विदेशी आक्रांता हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया था। लेकिन भारतीय समाज ने महाराज सुहेलदेव को भुला दिया। 1000 वर्ष के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारी सरकार को यह गौरव प्राप्त हुआ कि हम महाराज सुहेलदेव का स्मारक उस स्थान पर बना सकें। आप आश्चर्य करेंगे, ये गुलामी नहीं तो क्या है? जिस स्थान पर महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को मारा था, उस स्थान पर सालार मसूद का मेला तो लगता था, लेकिन महाराज सुहेलदेव का नहीं लगता था। भारत की संस्कृति को, भारत की सनातन परंपरा को बचाने के लिए जिस महाराज सुहेलदेव ने अपना योगदान दिया था, उनका कोई स्मरण ही नहीं करता था। मुझे याद है, मैं सांसद था गोरखपुर का, मैं एक बार वहां आया था कार्यक्रम में, और वह कार्यक्रम हम लोगों ने महाराज सुहेलदेव के विजयोत्सव पर ही वहां पर बहराइच के पास करवाया था। मुझे प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया था, तब भी मैं गया था कार्यक्रम में। उतनी भीड़, अपेक्षित भीड़ नहीं थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन इसके विपरीत मैं देख रहा था, सालार मसूद के मेले में बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं। भाई क्यों जा रहे हैं? जो तुम्हें रौंदने के लिए आया था, तुम्हें इस नष्ट करने के लिए आया था, उसको सम्मानित करने के लिए वहां जा रहे हो। और आज मुझे अच्छा लगता है जब महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच के उस स्थान पर बना है, भीड़ अब ठीक उल्टा महाराज सुहेलदेव के स्मारक में जाती है। सालार मसूद की उसमें कोई झांकने भी नहीं जाता है। इस सालार मसूद ये किसी माफिया से कम नहीं है। जो माफिया अभी मिट्टी में मिले हैं, उन्हीं का एक रूप था, वह सालार मसूद भी भारत को लूटने के लिए उस समय आया था। ये वही करता था उस समय भी। एक सोमनाथ के मंदिर को ही नहीं तोड़ा था, अयोध्या में राम जन्मभूमि को भी इसी व्यक्ति ने क्षतिग्रस्त किया था। पहली बार लगातार आया था, और महाराज सुहेलदेव ने उसको मारा ही नहीं, वह मौत मारा था जो इस्लाम में सबसे खराब मानी जाती है। आग में गरम लोहे के तवे को रख करके उसमें बांध करके जलाया था उसको, और माना जाता है कि इस्लाम में इस प्रकार की मौत जहन्नुम में जाने की गारंटी होती है, और जहन्नुम में भेजने की गारंटी महाराज सुहेलदेव ने सालार मसूद को दी थी। और जब तक अत्याचारी के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेंगे, तब तक वह भारत की संस्कृति पर इसी प्रकार का वो प्रहार करता रहेगा, क्योंकि जब भी उसे अवसर प्राप्त होगा। और यह कार्य, लेकिन महाराज सुहेलदेव के नाम पर कोई नाट्य श्रृंखला नहीं, कोई भी नाटक नहीं, कोई भी संगीत नहीं। लोक गीतों में स्थानीय स्तर पर थोड़ा बहुत अवधी और भोजपुरी में सुनने को मिलते हैं, लेकिन बाकी नहीं होता है। हमें बनाना चाहिए उन पर भी। अवंती बाई पर, वीरांगना अवंती बाई पर, वीरांगना उदा देवी पर, वीरांगना झलकारी बाई पर, महाराज बिजली पासी पर कौन बनाएगा? और हमारी नाट्य अकादमियों का दायित्व बनता है कि हम इस पे लघु नाटक बनाएं, आधा घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे का मंचन करें, बच्चों के सामने बताएं, तो हीरो के रूप में तब प्रस्तुत करेगा अपने नायकों को, तब नायक के रूप में उन्हें लोग मानेंगे। और उन खलनायकों को जिन्होंने देश पर प्रहार किया था, भारत की संस्कृति को रौंदने का काम किया था, उन लोगों को कभी भी सम्मान नहीं मिलना चाहिए, कभी नहीं मिलना चाहिए। उनको उसी रूप में हमें प्रस्तुत करना चाहिए जिस रूप में आनंद मठ ने उसको प्रस्तुत करने का एक साहसिक कदम उठाया है। बंगाल की त्रासदी, अकाल की त्रासदी को कोई बंकिम चंद्र चटर्जी उसको आनंद मठ के रूप में सजोता है।
सुहेल देव को वह सम्मान देने के लिए कोई बंकिम चंद्र यहां नहीं पैदा हो पाया, जबकि पराक्रम और शौर्य की पराकाष्ठा थी 1000 वर्ष पहले। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हम लोगों ने एक काव्य पाठ के माध्यम से वह प्रस्तुति देखी है, लेकिन ये अगर नाटक के माध्यम से आए, इसकी प्रस्तुति रंगमंच के माध्यम से हो और प्रभावी हो सकती है। हमें देना होगा। क्या उम्र होती है? 26 वर्ष। 26 वर्ष की उम्र में वो वीरांगना लड़ती है, ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देती है और 1857 में प्रथम स्वातंत्र समर में ब्रिटिशर को पीछे हटने के लिए मजबूर कर देती है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। 58 में धोखे से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पकड़ी जाती है। 57 में नहीं, 57 में तो ब्रिटिशर भाग खड़े हुए थे। ऐसे ही वीरांगना अवंतीबाई के साथ हुआ। 57 में ब्रिटिशर को पीछे हटना पड़ा था। 1858 में उन्होंने धोखे से उनको मारा था। उम्र क्या थी? 26 साल। क्या उम्र होती है? 26 साल। और उस समय देश और मातृभूमि के लिए वो लोग लड़ रहे हैं। अगर हम इन्हें मंचन के माध्यम से प्रस्तुत करें, ऐसे अनेक नायक हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, ठाकुर रोशन सिंह, कौन सम्मान देगा इन नायकों को? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल तो ये आर्य समाज के प्रचारक थे। आजीवन भारत के लिए, भारत की परंपरा के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए समर्पित थे। और शाहजहांपुर में उनकी जन्मभूमि नहीं थी। शाहजहांपुर तो उनकी कर्मभूमि थी। कर्मभूमि जो भारत की आजादी के लिए वे वहां जन जागरण के उद्देश्य से वहां कैंप करके रहते थे। आर्य समाज की शिक्षाओं को फैलाने के लिए, भारत की स्वाधीनता के लिए, नौजवानों की फौज खड़ा करने के लिए, स्वदेशी के लिए, स्वावलंबन के लिए। हम भूल गए। जब कोई समय आता है, अवसर आता है, तब तो हम उनका स्मरण करते हैं, शेष भूल जाते हैं। और भारतेंदु नाट्य अकादमी को इस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये एक अवसर है जब यहां पर आपने यहां मांग रखी है त्रिपाठी जी, और आपने यहां पे बोला है, स्वाभाविक रूप से अपने लिए नहीं बोला। आपने तो भारतेंदु नाट्य अकादमी में आधुनिक हिंदी के जो प्रणेता है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और स्वदेशी भाषा और स्वदेशी का मतलब क्या होना चाहिए, काशी नागरी प्रचारिणी सभा उसका माध्यम बना था। उन्होंने उसके माध्यम से जिस जन चेतना को आगे बढ़ाने का काम किया था, अद्भुत था, अद्भुत था। और उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखने के लिए स्वाभाविक रूप से सरकार का दायित्व बनता है कि हम उसमें सहयोग करें। आप यहां पे जो कार्यक्रम चला रहे हैं, डिप्लोमा का कार्यक्रम चला रहे हैं, 20 के आप 2 बैच चाहते हैं, समस्या उसकी नहीं है, सरकार उसको देगी, उसमें सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। और मैंने तो इनको भी कहा है अपर मुख्य सचिव से कि आप किराए पे क्यों लेते हैं, भारतेंदु नाट्य अकादमी को ही छात्रावास बना करके दीजिए, उनको हैंड ओवर कर दीजिए, वो अपना चलाएं, अकादमी के अंदर उसको चलाएं। भाई ठीक है, अभी तो आप जैसा दानशील है तो उनको पैसा दे दे रहा, कल उनका पैसा भी बंद कर देगा। भाई कोई ऐसा महापुरुष आ ही गया तो वो भी बंद कर देगा। इसलिए भारतेंदु नाट्य अकादमी को दे दीजिए, आप उनको खरीद के दे दीजिए, नगर विकास से बातचीत करो,
उनसे पैसा लो, या नहीं तो उनके स्वयं के केंद्र में उसको बना करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहिए, इसे आगे बढ़ा देना चाहिए। और मेरा मानना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, उनके नाम पे ये नाट्य अकादमी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है, याद करिए उन्होंने उस समय अपने साहित्यिक कृतियों के माध्यम से जो जन चेतना का जागरण किया था। गोरखपुर में कुछ कलाकार हैं, हम लोगों ने उनके लिए प्रेक्षागृह वहां बनाया है। वहां के कलाकार लगातार 1975 से वे भी एक बरगद के पेड़ के नीचे अपना मंचन करते थे। उस पेड़ के नीचे सर्दी, गर्मी, बरसात कुछ भी हो, वो 12-15 कलाकार वहां आकर के हर शनिवार को या रविवार को, मैं उनके यहां 2-3 बार उन कार्यक्रमों में गया था, वहां पे आकर के मैं देखता था वहां पेड़ के नीचे एकदम रोडवेज बस स्टेशन के सामने, कार्मल स्कूल के एकदम ठीक सामने, वहां पर वे लोग प्रतिदिन आकर, उस दिन सप्ताह में एक दिन आकर के अपना मंचन वे लोग करते थे। और उनकी मांग होती थी कि एक प्रेक्षागृह बने। हमने वहां प्रेक्षागृह बनाया। उन कलाकारों को मैं कभी कभी बुलाता हूं क्योंकि उनकी प्रस्तुति मुझे बहुत अच्छी लगती थी। और भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक पर जो 1881 में उन्होंने रचा था, अंधेर नगरी, ये ब्रिटिश हुकूमत की क्रूरता का और उस समय की उनकी संवेदनहीनता का एक प्रमाण है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।